नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जिन्होंने जापान की राजधानी टोक्यो में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने दोनों ही देशों के रिश्तों पर बात की और ये बात करते हुए उन्होंने जापान और भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका की बात कही है। पीएम ने वहां पर मौजूद प्रवासी भारतीयों से भी कहा कि जब मैं जापान आता हूं तो मैं देखता हूं कि आपके स्नेह वर्षा हर बार बढ़ती जाती है। पीएम ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि आज दुनिया को भगवान बुद्ध के विचारों और उनके बताए गए रास्ते पर चलने की बहुत जरूरत है। कहा यह भी गया कि यही वो रास्ता है जो आज दुनिया की हर चुनौती को पार कर सकता है, चाहे वो हिंसा, अराजकता, आतंकवाद या क्लाइमेट चेंज हो। इन सभी चुनौतियों से मानवता को बचाने का सही रास्ता यह है। और आगे पीएम नरेंद्र मोदी ने जापान के लोगों की देशभक्ति, आत्मविश्वास और स्वच्छता के प्रति उनकी जागरूकता के लिए उनकी जमकर तारीफ की। पीएम ने कहा है कि स्वामी विवेकानंद जब अपने ऐतिहासिक संबोधन के लिए शिकागो जा रहे थे तो उससे पहले वो जापान भी आए थे। जापान ने उनके मन मस्तिष्क पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा था। और केंद्र की मोदी सरकार ने बीते दिनों पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कई कमी की है। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए दाम घटाने की घोषणा की, जिससे देश में पेट्रोल की कीमतों में 9.5% की कटौती आई, यानी कि 9 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर, और डीजल की कीमतों में 7 रुपए लीटर की कमी हुई। महाराष्ट्र में अब बीजेपी का आरोप है कि प्रदेश में सत्तारूढ़ सरकार केंद्र के काम पर अपनी पीठ थपथपा रही है। दरअसल रविवार को महाराष्ट्र सरकार ने सूचना विभाग के दावा किया था, जहां उद्धव सरकार राज्य में पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपए और 8 पैसे और 1 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर वैट घटाने जा रहे हैं, जिस पर राज्य की विपक्षी पार्टी बीजेपी ने इसको जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला बताया। राज्य की बीजेपी सरकार ने कहा कि उद्धव ठाकरे जिस रकम को पेट्रोल और डीजल पर कटौती के रूप में बता रहे हैं, दरअसल ये तो स्वाभाविक टैक्स कटौती है, जो कि मोदी सरकार के दाम कम करने से राज्य को मिल रही है। दरअसल अब महाराष्ट्र में पेट्रोल पर 26% वैट है और मोदी सरकार के 8 रुपए प्रति लीटर दाम घटाए गए हैं। 8 रुपए के 26% होते हैं 2 रुपए 8 पैसे। यही रकम जोड़कर महाराष्ट्र में पेट्रोल अब 10 रुपए 8 पैसे सस्ता हुआ है। और अब अगर उद्धव सरकार भी 2 रुपए 8 पैसे पेट्रोल के दाम घटा देती है तो महाराष्ट्र में पेट्रोल 12 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर सस्ता होना चाहिए था, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। और भारत ने श्रीलंका को एक बार फिर से भारी मात्रा में पेट्रोल भेजा है। भारत ने अपना पड़ोसी धर्म निभाते हुए अपने पड़ोसी देश श्रीलंका की बुरे वक्त में मदद की। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब भारत ने श्रीलंका को पेट्रोल भेजकर मदद की हो। इससे पहले भी भारत ने श्रीलंका को कई बार पेट्रोल देकर मदद की थी। सोमवार को भी भारत ने एक ऐसी ही पहल की, जहां पर एक बार फिर से श्रीलंका को 40,000 मीट्रिक टन पेट्रोल भेजा गया है। ये तेल आज श्रीलंका की राजधानी कोलंबो पहुंचेगा। और आपको बता दें कि इन दिनों श्रीलंका में सियासी और आर्थिक दोनों ही संकट चल रहे हैं। गंभीर आर्थिक संकट के समय पड़ोसी देश भारत ने श्रीलंका को हर तरीके से मदद की है। इसके पहले भारत ने श्रीलंका की डूबती अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज देने का भी ऐलान किया था। इससे पहले श्रीलंका की मदद के लिए भारत लगभग 2 महीने पहले 36,000 मीट्रिक टन पेट्रोल और 40,000 मीट्रिक टन डीजल श्रीलंका को भेज चुका था। कल मिलाकर इसे भारत श्रीलंका को अब तक 2.70 लाख मीट्रिक टन से अधिक ईंधन का तेल भेजा जा चुका है। आपको बताते चलें कि श्रीलंका में पेट्रोल की इस वक्त भारी किल्लत है और पिछले दिनों बिजली और ऊर्जा मंत्री कंचना विजयसेकरा ने संसद को बताया था कि हमारे पास पेट्रोल लदे जहाज का भुगतान करने के लिए अमेरिकी डॉलर नहीं है। कहा यह भी गया था कि इसके अलावा जनवरी 2022 में पिछला खेप आया था और पिछले खेप के लिए उसे पोत की एक और 5.3 करोड़ डॉलर की राशि बकाया है। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन को खरी खोटी सुनाते हुए कहा है कि शी जिनपिंग ताइवान को लेकर खतरे से खेल रहे हैं। अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो उसका जवाब सैन्य तरीके से दिया जाएगा। कहा यह भी गया कि चीन का ये सोचना कि ताइवान को बल प्रयोग करके छीना जा सकता है, ये चीन की गलतफहमी है। उन्होंने कहा है कि हालांकि अमेरिका वन चाइना पॉलिसी पर राजी हुआ है, लेकिन उस पर हस्ताक्षर भी किए गए, लेकिन ये सोचना गलत है कि ताइवान को बल के प्रयोग से छीना जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर
चीन स्वशासित द्वीप ताइवान पर आक्रमण करता है तो अमेरिका ताइवान की सैन्य मदद करेगी। और ये बाइडेन ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि वो खतरे से खेल रहा है। दरअसल जो बाइडेन ने उनसे पूछा गया था कि अगर चीन ताइवान को जबरन अपने नियंत्रण में लेना चाहेगा तो क्या अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप करेगा। इस पर बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद स्वशासित द्वीप की रक्षा करने का दबाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि ताइवान के खिलाफ बल प्रयोग करने का चीन का कदम न केवल अनुचित होगा बल्कि ये पूरे क्षेत्र को विस्थापित कर देगा और यूक्रेन में की गई कार्रवाई के समान होगा। एक चीन नीति के तहत अमेरिकी बीजिंग को चीन सरकार के रूप में मान्यता देता है और उसके ताइवान के साथ कूटनीतिक संबंध नहीं है। बहरहाल उसका ताइवान से अनौपचारिक संपर्क है और अमेरिकी द्वीप की रक्षा के लिए सैन्य उपकरणों की आपूर्ति भी करता है। और इस बीच आगरा से खबर सामने आ रही है जहां पर एसएन मेडिकल कॉलेज में स्थित एक मेडिकल की दुकान में अचानक से भीषण आग लग गई है। आग की लपटें इतनी भयंकर बताई गई कि दुकान के सामने रखा हुआ सभी सामान जलकर खाक हो गया है। आनन फानन में राहगीरों ने इस आग की जानकारी इलाके की पुलिस को दी, जिसके बाद एमएम गेट पर एसएन मेडिकल कॉलेज में बने मेडिकल में दुकान में अचानक आग लग गई, जिसकी लपटें निकलने लगी। दुकान में रखा सभी सामान आग की भेंट चढ़ चुका है और वहीं दुकान में लगी इस आग की लपटें देखकर लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। राहगीरों ने आग लगने की सूचना इलाका पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद सूचना पाते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन बताया जा रहा है कि जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक लाखों रुपए की दवाइयां आग में जलकर राख हो चुकी थी। और आगरा में पहली बार आयोजित किए गए हुनर हाट का जोरों शोरों से आगाज हुआ था, पर जैसे जैसे हुनर हाट में लोगों का आना शुरू हुआ और कार्यक्रमों का आगाज हुआ, जो अव्यवस्थाओं का अंबार है वो नजर आने लगा। हाल ही में हुनर हाट में इवेंट कंपनी की अव्यवस्थाएं नजर आई, जहां पर मुक्तकाशी मंच पर कलाकार हंसिका अय्यर की प्रस्तुति के दौरान एलईडी स्क्रीन बंद हो गई, तो वहीं करीब 20 मिनट तक हंसिका अय्यर बिना स्क्रीन लाइटिंग के प्रस्तुति देती रही और इवेंट कंपनी के कर्मचारी इधर उधर दौड़ लगाते रहे। इवेंट कंपनी के मैनेजमेंट पर कलाकार हंसिका अय्यर नाराज भी होते नजर आए। यहाँ आप देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस चल रही है, स्टेज पर हंसिका अय्यर खड़ी हैं और वो गाना गा रही हैं, लेकिन इसके पीछे जो स्क्रीन लगी हुई है वो पूरी तरह से बंद है और इधर एक कर्मचारी है जो भागता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि बताया गया कि कंपनी की तरफ से जो ये अव्यवस्था नजर आई है, इस दौरान वहां पर कर्मचारी एक तरफ भागते नजर आए, लेकिन करीब 20 मिनट तक ये एलईडी स्क्रीन इसी तरह से बंद रही और इसके बावजूद हंसिका अय्यर ने अपनी प्रस्तुति को जारी रखा। लेकिन इसके बाद वो जो अव्यवस्थाएं हैं उनको देखते हुए कंपनी पर खासा नाराज होती नजर आई। और आगरा जो कि दुनिया के 7वें अजूबे में से एक ताजमहल में जो कि है वहां पर, लेकिन अब ताजमहल को लेकर जो ये विवाद है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अयोध्या के जगत गुरु परमहंस आचार्य के बाद अब उरई जालौन के संत मत्स्येंद्र गोस्वामी भी इस विवाद में सामने आ गए हैं। दरअसल ताजमहल के अंदर फोटो गैलरी में मुगलिया इमारतों को, साफ सुथरी जगह और मंदिरों की तस्वीरों को शौचालय के पास लगाने का आरोप लगाया गया था। ऐसे में ताजमहल की पिचकारी का वीडियो भी वायरल कर उसे स्वास्थ्य का निशान बताते हुए विवाद खड़ा कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक उरई के जालौन के रहने वाले संत मत्स्येंद्र गोस्वामी रविवार को आगरा में ताजमहल देखने पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान रॉयल गेट के पश्चिमी कॉरिडोर में लगी फोटो गैलरी का अवलोकन करते समय उन्होंने मथुरा वृंदावन के मंदिरों की तस्वीरों को शौचालय के पास लगा हुआ देखा, जिस पर उन्होंने आपत्ति जताई है। इसके बाद उन्होंने पुरातत्व विभाग के कर्मचारियों को आंदोलन की धमकी दी और तस्वीरों का सम्मान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। आपको बताते चलें कि पुरातत्व विभाग के कर्मचारियों ने उनकी भावनाओं का सम्मान करने का आश्वासन दिया और उन्हें वापस भेज दिया गया। तो वहीं इतिहासकार इस मामले को धार्मिक न मानकर सिर्फ भ्रमित करने वाला बता रहे हैं।
हालांकि इतिहासकार राजकिशोर के अनुसार लाल पत्थर से रेल गेट, आगरा किला समेत तमाम स्मारकों का निर्माण हुआ है। पिचीगारी में हिंदू चित्र जैसी कोई जानकारी नहीं मिली। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जो कि रायबरेली से है। रायबरेली में गंगा के तट पर बने प्रसिद्ध जलमाऊ घाट की सूरत अब बदली जाएगी। यहां पर डीएम माला श्रीवास्तव ने इसके लिए नगर पंचायत के ईओ और इससे जुड़े अन्य अधिकारियों से फीडबैक भी लिया। पूर्व में नमामि गंगे परियोजना से किए गए कामों की समीक्षा और बचे हुए कामों को पूरा कराए जाने पर कार्य योजना तैयार की गई है। जिले की सीमा से लगकर बह रही गंगा को निर्मल बनाने के लिए भी डीएम माला श्रीवास्तव ने पहल की और डीएम ने पहले से संचालित जिला गंगा समिति को नए सिरे से लग जाने पर जोर दिया है। ऐसे में आपको बता दें कि जिला गंगा समिति के साथ साथ अब डीएम ने बैठक कर इसके सुधार को लेकर लगने वाले धन का स्रोत तलाशना भी शुरू कर दिया है। इसके अतिरिक्त अब गंगा को निर्मल बनाए रखने के लिए वाटर क्वालिटी चेक के अलावा उसमें गिरने वाले नालों को चिन्हित किया जा रहा है। गंगा में गिर रही गंदगी को रोकने के लिए इन नालों का पानी अब फिल्टर करके ही गंगा में जाने दिया जाएगा। हम लोगों ने जिला गंगा समिति यहाँ पे गठित है जिले स्तर पे, तो उसकी एक बैठक हुई है। उसमें नगर पंचायत और स्थानीय जो लोग हैं उनके साथ चर्चा करके इसमें ये पाया गया कि पूर्व में नमामि गंगे योजना के अंतर्गत घाटों पर कुछ कार्य कराए गए थे जनहित में, और उनमें से कुछ कार्य हो पाए हैं, कुछ अभी लंबित चल रहे हैं। तो एक तो उसमें वस्तु स्थिति का आंकलन करते हुए उसमें आगे जो काम होने हैं उसमें धन का स्रोत क्या होगा, इस पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया है और विकल्पों पर विचार करके उस काम को आगे बढ़ाने पर हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरा जो सफाई की बात है, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के माध्यम से हम लोग उसकी वाटर क्वालिटी की टेस्टिंग करवा रहे हैं, और जो ड्रेन्स हैं जो इसमें नदियों में अक्सर प्रायः पाया जाता है कि ये इसमें फ्लो करते हैं, तो उनमें हम लोगों ने ये देखा है कि कौन से नाले ऐसे हैं जिसमें जो एक तरह से शुष्क हैं, उसमें कोई पानी का बहाव नहीं है, और जब बरसात होती है तो केवल रेन वाटर ही जाता है। और अपराधियों के प्रति रायबरेली पुलिस लगातार सख्त रवैया अपना रही है। इसी कड़ी में आज भदोकर थाने की पुलिस ने आईपीसी की धारा 407 के आरोपी के खिलाफ धारा 82 की कार्रवाई की है। दरअसल भदोकर थाने की पुलिस ने ढोल नगाड़ों के साथ आरोपी सुशील के घर पर नोटिस भेज दिया और न्यायालय के आदेश पर हुई इस कार्रवाई में 30 दिन के भीतर अगर सुशील हाजिर नहीं हुआ तो घर की कुर्की कर दी जाएगी। दरअसल साल 2021 में बचरवा का रहने वाला सुशील जमीन पर कब्जे को लेकर धारा 407 के तहत आरोपी बनाया गया था। इस मामले में सुशील फरार चल रहा था और न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने धारा 82 की कार्रवाई की है। रायबरेली में 72 घंटे के भीतर अलग अलग 2 जगहों पर दबंगों ने विभागीय कर्मचारियों पर हमला कर दिया है। आपको बता दें कि दोनों ही मामलों में विभागीय कर्मचारियों के साथ दबंग मारपीट करके आराम से फरार हो गए। पहला मामला सामने आया कोतवाली थाना इलाके के कानपुर रोड का, जहां नगर पालिका की टीम आवारा पशुओं को पकड़ने पहुंची थी। सड़क पर कुछ आवारा पशुओं को टीम ने जैसे ही पकड़कर वाहन में लादना चाहा तो कल्लू नाम के एक दबंग ने हमला बोल दिया। इस बीच सड़क में कल्लू और उसके दबंग साथियों ने ईंट पत्थर से इन कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दूसरा मामला सामने आया दरीबा पावर हाउस पर, जहां देर रात को इन दबंगों ने हमला कर दिया और पावर हाउस के भीतर जमकर तोड़फोड़ की गई। इस दौरान कर्मचारियों को पीटा गया और जो दस्तावेज वहां पर थे उन्हें भी नष्ट कर दिया गया है। साथ ही इन दोनों ही मामलों में अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पावर हाउस मामले में जहां 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं नगर पालिका के हमलावरों की तलाश अभी भी जारी है। नियमित रूप से जो निराश्रित गोवंश है और आवारा पशु हैं उनको पकड़ करके गौशाला में संरक्षित कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारी टीम कानपुर रोड पर आवारा पशुओं को पकड़ रही थी। उसी समय कुछ व्यक्तियों ने, कुछ ज्ञात और अज्ञात व्यक्तियों ने ईंट पत्थर चलाए हमारी गाड़ी पर और हमारे कुछ कर्मचारियों पर हमला किया। उसी क्रम में हमने एक व्यक्ति की पहचान हो पाई, उसके घर की पहचान हो पाई है, जो कि कल्लू पुत्र शफीक है। उसके खिलाफ हमने FIR दर्ज कराई है और आगे हम विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। क्या इस हमले में कोई कर्मचारी घायल? एक पशुपालन विभाग का कर्मचारी है जिसके हाथ पे चोट आई है, थोड़ी सर पे चोट आई थी, हमने उसकी मेडिकल कराया है और हम लोग अब जो
कल रात कुछ अराजक तत्वों ने रीवा पावर हाउस पर जाकर के और एसएसओ और कर्मचारियों के साथ मारपीट की, रिकॉर्ड तोड़ दिया और मोबाइल उनका जो है वो छीन के ले गए। तो संज्ञान में घटना आई थी, तो रात में ही एफआईआर के लिए तहरीर दे दी गई थी। एफआईआर लॉन्च हो चुकी है, पुलिस कार्य कर रही है। मेरी जानकारी के अनुसार एक आदमी को सुबह ही पुलिस ने उठा लिया था। 4 लोगों को नामजद और 4 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई गई है। दिनांक 21 मई को नगर पालिका की आवारा पशु पकड़ने वाली टीम गई हुई थी, जिसमें कि ये राणा नगर के पास में एक पशुपालक कल्लू पुत्र मोहम्मद शफीक के द्वारा टीम पर हमला कर दिया गया। इस घटना के संदर्भ में नगर पालिका के द्वारा जो तहरीर दी गई उस पर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत हो गया है। वर्तमान समय में अभियुक्त फरार है, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, विवेचना प्रचलित है। खबर बरेली से सामने आ रही है, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत पर एजी हेल्थ ने छापा मारा था और वहां पर फर्जीवाड़ा पाया गया। एजी हेल्थ के आदेश के बाद भी स्वास्थ्य विभाग को सीएमओ बलबीर ने सील नहीं किया। जानकारी के मुताबिक बहेड़ी में सेवा अस्पताल ने गर्भवती महिला की जान ली थी। और इस बीच रुकेंगे एक बड़ी खबर के लिए, जो कि लखनऊ से सामने आई है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, बिजली विभाग की व्यवस्थाएं देखने को मिली और ऐसे में इन व्यवस्थाओं को देखने निकली एमडी, जहां पर एमडी मध्याह्न आधी रात को सड़क पर उतरे और उन्होंने अंडरग्राउंड केबल फॉल्ट को ठीक करवाया है। कुर्सी रोड पर सुबह से ही लाइट खराब बताई गई थी, जिसके बाद वो यहां पर व्यवस्थाओं को देखने पहुंची। व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया गया और इस दौरान फॉल्ट के कारण सुबह से ही विद्युत आपूर्ति पाई गई, जिसको ठीक करवाया गया है। देर रात को ही यहां पर एमडी पहुंचे हैं, जिसके बाद कुर्सी रोड की एक घटना बताई जा रही है, जहां सुबह से ही लाइट खराब थी और इस दौरान फॉल्ट के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित रही, जिसे ठीक करने के लिए एमडी खुद घटनास्थल पर पहुंचे हैं। लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां पर फॉल्ट के कारण सुबह से ही विद्युत आपूर्ति देखने को मिली है। महाराष्ट्र में नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने कहा है कि वो 1 जून को घुटनों और पीठ की समस्याओं के लिए सर्जरी करवाएंगे, लेकिन पार्टी का लाउडस्पीकर विरोधी आंदोलन रविवार को भी जारी रहेगा। ऐसे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे ने एक रैली में कहा कि 1 जून को मेरी कूल्हे की हड्डी की सर्जरी होगी और कुछ समय से पैरों में और पीठ में भी दर्द हो रहा है। सर्जरी के बाद वो कुछ महीनों में ठीक हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने राज्य में मस्जिदों पर लाउडस्पीकर के खिलाफ चल रहे एमएनएस के आंदोलन पर सभी हिंदू भाइयों बहनों को एक पत्र लिखने का वादा किया। राज ने यहाँ पर दावा किया है कि महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार सुबह सुबह लाउडस्पीकरों पर अजान बजना बंद हो गया है। ये एमएनएस के कारण है और अगर वो फिर आवाज तेज करते हैं तो हमारा अभियान भी एक बार फिर से शुरू किया जाएगा। इस दौरान आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के निजी आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा के आंदोलन की योजना के लिए राणा दंपति, निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा और उनके विधायक पति रवि राणा पर भी कटाक्ष किए गए। उन्होंने कहा कि मैंने जो कहा था कि लाउडस्पीकर पर अजान की आवाज में मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा बजाई जाएगी, राणा दंपति को मातोश्री जाने की क्या जरूरत थी? क्या यह मस्जिद है? और यूपी में समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को लोगों से मिलने और जनता के बीच जाने की नसीहत दे डाली है। राजभर ने यहां पर कहा कि सपा के नेता जब उनसे मिलते हैं तो वो अपने नेता को घर से बाहर निकालकर पार्टी को मजबूत करने के लिए जनता से मिलने के लिए कहते हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश को लोगों से खुद मिलने के लिए बैठक करनी चाहिए। ओम प्रकाश राजभर ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता जब मुझसे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि मैं उनका नेता को घर से बाहर निकालने और जनता से बात करने के लिए कहूं। मैं बस वही कर रहा हूं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैंने यही कहा है कि अखिलेश यादव को घर से बाहर निकलना चाहिए और लोगों से खुद मिलना चाहिए। उन्होंने आम लोगों से मुलाकात करने के लिए एक बैठक की श्रृंखला शुरू करनी चाहिए और पार्टी को मजबूत करने के लिए इसकी बेहद जरूरत है। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले भी ओपी राजभर ने कहा था कि अखिलेश यादव को ऐसी की हवा की आदत हो गई है
और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता शिकायत करते हैं कि वो किसी से भी नहीं मिलते। इसके साथ ही उन्होंने नवरात्रि को लेकर भी सवाल उठाए थे और कहा कि वो उनके बीच घिरे रहने की वजह से ही वो यूपी विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए। राजभर ने यहां पर यह भी कहा कि अखिलेश यादव और अखिलेश उनके बयान को अन्यथा नहीं लेंगे क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। खबर उत्तराखंड से है, जहां चारधाम यात्रा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां ऑरेंज अलर्ट लागू कर दिया गया है और लगातार बारिश के चलते भक्तों की पैदल यात्रा को रोक दिया गया। फिलहाल उनसे अपने होटल में रहने के लिए और लौट जाने के लिए अपील की गई। इस दौरान सीओ रुद्रप्रयाग प्रमोद कुमार ने ये जानकारी दी है। उनका यह कहना है कि फिलहाल मंदिर ना जाएं और सुरक्षित स्थान पर रहें। चारधाम में फिलहाल लगातार बारिश को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भक्तों से होटल में लौटने की अपील की जा रही है। साथ ही पैदल यात्रा रोक दिया गया है और फिलहाल बारिश की वजह से इलाके भर में ऑरेंज अलर्ट लागू किया गया है। बारिश की वजह से इससे पहले भी केदारनाथ और यमुनोत्री में कई बार यात्रा को रोकना पड़ा। ऐसे में गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार ने कहा है कि मानसून को देखते हुए ये तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हालांकि केदारनाथ यात्रा भी बारिश की वजह से रोकनी पड़ी है। गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार ने यह भी कहा कि मानसून को देखते हुए ये तमाम तैयारियां अभी भी की जा रही हैं। हालांकि केदारनाथ यात्रा बारिश की वजह से फिलहाल रोकनी पड़ी है। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।